नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं हिमांशु, पार्थवी अचीवर्स में आपका स्वागत करता हूं और एक बार फिर मैं आपके लिए लेकर आया हूं यूपीएसआई से संबंधित हिंदी की क्लास, यानी जिसमें कि हम लोग क्लास तो नहीं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाते हैं और लगाएंगे, ठीक है? कुछ क्वेश्चन लगाएंगे और एक टॉपिक को कवर करेंगे। जैसा कि हम लोग पिछली हर क्लास में ही करते हुए आ रहे हैं, एक टॉपिक पढ़ते हैं, टॉपिक पढ़ने के बाद उससे संबंधित क्वेश्चन लगाते हैं जो कि कहीं न कहीं पेपर में आए हुए क्वेश्चन हुए होते हैं। फिर 15 क्वेश्चन जो हमारे होते हैं उस टॉपिक से संबंधित होते हैं और 10 क्वेश्चन जो होते हैं वो हमारे अदर टॉपिक से संबंधित होते हैं, जो कि हम लोग पढ़ चुके होते हैं। वो भी कहीं न कहीं एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है बच्चों? जो कि कहीं न कहीं एग्जाम में आए हुए हैं। तो जैसा कि हम लोग पिछली क्लास में पढ़ा था, उसी तरह फिर से हम लोग एक नई क्लास स्टार्ट कर रहे हैं आज। आशा करते हैं आप लोगों ने इसको समझा होगा, पढ़ा होगा, कुछ सीखा होगा और ये क्लास भी आपको कुछ सिखाएगी आज और इनसे संबंधित जो भी पेपर में आपके क्वेश्चन आएंगे वो आप अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है? वो आप अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, तो पहला हमारा ये क्वेश्चन है छंद शब्द का छंद का मुख्य आधार क्या है? छंद का मुख्य आधार क्या है बताइए? आपने छंद पढ़ा होगा, यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं तो छंद पढ़ा जरूर होगा। छंद का मुख्य आधार क्या है ये बताइए? बताइए छंद का मुख्य आधार क्या है? आपने पढ़ा है? ऑप्शन पे टिक करिए, कमेंट करिए। छंद का मुख्य आधार क्या है? शब्द है, मात्रा है, वर्ण है या अलंकार है? क्या छंद का संबंध हमारे अलंकार से हो सकता है? छंद का संबंध अलंकार से हो सकता है? नहीं हो सकता है। हमारा क्या आंसर होगा? नहीं होगा, ठीक है? हमारा ये आंसर नहीं होगा। तो आंसर हमारा होना क्या चाहिए? बात ये फंसती है, ठीक है? क्या शब्द होगा, क्या मात्रा होगी, वर्ण होगा या अलंकार होगा? अलंकार है नहीं, वर्ण है नहीं, शब्द है नहीं, तो बच्चा हुआ वर्ण या मात्रा। क्या हो? छंद का आधार वर्ण से होता है, का खा गा से होता है? नहीं, ठीक है? किसका आधार है? हमारा छंद है मात्रा का आधार है, ठीक है? मुख्य आधार क्या है? मात्रा है, ठीक है बच्चों? छंद को जान आगे बढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा छंद को समझ भी लेते हैं कि इसमें होता क्या क्या है, छंद कितने प्रकार के होते हैं, है ना? ये भी जानना जरूरी है। छंद कितने प्रकार के होते हैं ये भी जानना जरूरी है कि नहीं? और ये जानते हैं छंद के बारे में, छंद कितने प्रकार के हैं, है ना? छंद कितने प्रकार के होते हैं? पहले तो छंद क्या है बताइए? छंद शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? छंद शब्द की उत्पत्ति चद धातु से हुई है। किससे हुई है? चद धातु से हुई है। किससे हुई है? चद धातु से हुई है। छंद शब्द की उत्पत्ति हमारी चद धातु से हुई है। किससे हुई है? चद धातु से। लिख लेंगे, छंद शब्द की उत्पत्ति हमारी चद धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है आह्लादित करना या आनंद देना, ठीक है? छंद जो होते हैं मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है? कौन कौन से? मात्रिक, मात्रिक, वार्णिक और मुक्तक छंद। क्या होते हैं? मुक्तक छंद, ठीक है? जिनकी गणना मात्रा के आधार पर करते हैं वो हमारे मात्रिक छंद होते हैं। जिनको वर्ण के आधार पर बताते हैं वो हमारे वार्णिक होते हैं, यानी वर्ण गिनते हैं तब बताते हैं, वार्णिक छंद होते हैं। और हमारा होता है मुक्तक छंद, जो कि हमारा छंद का एक प्रकार है, ठीक है? अब हम जानते हैं कि मात्रिक छंद क्या होती है। मात्रिक छंद भी हमारे कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार के होते हैं। एक तो आपका होता है सममात्रिक, दूसरा आपका होता है विषम मात्रिक, कहता है विषम मात्रिक, तीसरा आपका होता है अर्धमात्रिक, ठीक है? या अर्धमात्रिक, सममात्रिक, कुछ भी आप कर सकते हैं। अर्धमात्रिक, ठीक है?
अर्धमात्रिक, सममात्रिक कौन कौन से होते हैं? सममात्रिक में कौन कौन से आते हैं? सममात्रिक इसका आगे लिख लेंगे, सममात्रिक, ठीक है, जैसे चौपाई, रूला, गीतिका, हर गीतिका, ठीक है। इनसे आपके पेपर में मात्राएं भी पूछता है कि इनमें कितनी कितनी मात्राएं होती हैं, जो कि आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। चौपाई में प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं और सममात्रिक में 4 चरण होते हैं। क्या होते हैं? 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? सममात्रिक में जो है 4 चरण होते हैं। क्या होते हैं? 4 चरण होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? 4 चरण होते हैं। इसमें चौपाई में, यानी सममात्रिक जो भी होंगे उसमें 4 चरण होंगे, ठीक है। चौपाई हो गया, रोला हो गया, गीतिका हो गया, हर गीतिका हो गया, ठीक है। रोला में 24 मात्राएं प्रत्येक चरण में, गीतिका में 26 मात्राएं और हर गीतिका में 28 मात्राएं होती हैं, ठीक है। सममात्रिक में चौपाई, रोला, गीतिका, हर गीतिका आता है, जिसमें हम 16, 24, 26, 28 मात्राएं होती हैं, आपको पता होना चाहिए। अगला आता है विषम मात्रिक। आता है विषम मात्रिक छंद। विषम मात्रिक छंद होते हैं, दो छंदों से मिलकर बनते हैं, या तो इनको संयुक्त छंद भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संयुक्त छंद भी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं इनको? इनको हम लोग संयुक्त छंद भी बोलते हैं, ठीक है। संयुक्त छंद कौन कौन से होते हैं? एक तो आपका होता है छप्पे। क्या होता है? छप्पे। दूसरा आपका होता है कुंडलियां। क्या होता है? कुंडलियां, ठीक है। छप्पे क्या होते हैं? संयुक्त छंद क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये दो छंदों से मिलकर बनते हैं, ठीक है। तो हमारा जो ये छप्पे है, ये किससे मिलकर बना हुआ है? ये हमारा दो छंद से मिलकर बना हुआ है, रूला और उल्लाला से मिलकर बना हुआ है। रूला प्लस उल्लाला से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। और ये जो है हमारा रोला और किससे? रोला और दोहा से मिलकर बना हुआ है। कौन सा? कुंडलियां। यानी दोहा और रोला से मिलकर बना है कुंडलियां। किससे? दोहा और रोला से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। ये हो गए हमारे सममात्रिक, ये हो गया विषममात्रिक। अगला आता है हमारा अर्धमात्रिक, ठीक है। अर्धमात्रिक को हम लोग थोड़ा आगे लिख लेते हैं। अर्धमात्रिक, अर्धमात्रिक में कौन कौन से आते हैं? अर्धमात्रिक में आपके जैसे हो गया दोहा हो गया। अर्धमात्रिक क्यों बोलते हैं? इनमें भी 4 चरण होते हैं, मगर ये अर्धमात्रिक यानी आधे आधे में बटे होते हैं। जैसे ये चरण लिखा है कॉमा, एक चरण ऐसे लग गया, ये चरण लिखा है कॉमा, अब ये दूसरा चरण हो गया, ठीक है। 1 2 3 4 चरण हो गए। ये आपका 1 नंबर चरण होता है, ये 2 नंबर चरण होता है, ये 3 नंबर चरण होता है, ये हमारा 4 नंबर चरण होता है, ठीक है। पेपर में आपसे पूछता है कि ऐसा कौन सा छंद है जिसके समचरण या विषम चरण, विषम चरण या समचरण में समान मात्राएं होती हैं। मात्रा की संख्या देगा, आपको बताना पड़ेगा। दोहा हो गया, सोरठा हो गया, परवे हो गया, उल्लाला हो गया, ठीक है। आपसे इन पेपर में पूछता है। दोहा आपने बहुत बार पढ़ा है। दोहा में मात्रा कितनी होती है? जल्दी बताइए, दोहा में कितनी कितनी मात्रा होती हैं? बताइए, दोहा में कितनी कितनी मात्रा होती हैं? दोहा में सम विषम चरणों में 13 मात्राएं और सम चरणों में 11 मात्राएं होती हैं। ऐसे सोरठा जो है दोहा का उल्टा होता है, यानी इसमें 11 मात्राएं होती हैं, इसमें 13 मात्राएं होती हैं। पर्व में क्या होता है? इसमें 12 मात्राएं होती हैं, इसमें 7 मात्राएं। नहीं, 12 किसमें होंगी? पहले और तीसरे चरण में 12 मात्राएं और दूसरे चौथे चरण में 7 मात्राएं होती हैं। ऐसे आपका तो लाला आता है, इसमें 15 मात्राएं और इसमें कितनी होती हैं? 13 मात्राएं होती हैं, ठीक है। यहां तक बात समझ में आई? ऐसे ही छप्पे में कर सकते हैं। रोला में प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं, यानी 24 24 मात्राएं, 4 चरण होंगे। सममात्रिक है इसलिए इसमें 4 चरण होंगे, और इसमें भी कितने चरण होंगे? उलाला में 2 चरण होंगे, मगर ये 2 अर्धमात्रिक, नहीं टोटल 4 चरण इसमें भी होंगे। तो इनकी मात्रा निकाल लेंगे, जोड़ लेंगे, हमारी मात्रा निकल जाएगी, ठीक है। ये तो हमारा हो गया मात्रिक छंद, ठीक है। और हमारा आता है वार्णिक। आता है वार्णिक। वार्णिक में हमारा क्या क्या आता है?
वार्निंग में हमारा क्या कहता है, जैसे वार्निंग में आते हैं हमके इंद्र वज्रा, इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा, ठीक है, इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा। ठीक है, कौन कौन सा आता है, इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा। ये सब हमारे किसके अंतर्गत आते हैं, ये सब हमारे वाणी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ये व्रजा लिख दिया, इसको सही कर लेंगे थोड़ा सा, इंद्र वज्रा होता है, इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा। ठीक है, ये होंगे वार्णिक छंद और मुक्तक छंद। अभी आप देखेंगे आगे क्या होते हैं मुक्तक छंद। मुक्तक छंद का वैसे कोई भाग होता नहीं, हमें सिर्फ पढ़ना क्या क्या है, एक मात्रिक पढ़ना है, मात्रिक में 3 पढ़ने, सममात्रिक, विषम मात्रिक, अर्धमात्रिक। ठीक है, अर्धमात्रिक और वार्णिक में हमारा इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा और बहुत सारे आते हैं जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हमारे था छंद, इससे आप समझ गए छंद शास्त्र, इसका वर्णन किसमें किया गया है, छंद शास्त्र में जो है इनका वर्णन किया गया है, इसमें किया गया है, छंद शास्त्र में इसका वर्णन किया गया है। ठीक है, कभी आपसे पूछता है कि छंद से इसका वर्णन और किसमें किया गया है, तो ऋग्वेद में इसका वर्णन है, किसमें, ऋग्वेद में इसका वर्णन मिलता है, ऋग्वेद में इसका वर्णन मिलता है। छंद शास्त्र के जन्मदाता कौन है, तो छंद शास्त्र के जन्मदाता वाल्मीकि हैं। हिंदी में छंद का लिखने का काम किसने किया है, तो पिंगल ऋषि ने किया है, किसने, पिंगल ऋषि ने। हिंदी में लिखने का कार्य किसने किया है, पिंगल ऋषि ने, हिंदी में। और छंद शास्त्र के जन्मदाता कौन है, वाल्मीकि। कौन है, वाल्मीकि। छंद शास्त्र के जन्मदाता कौन है, वाल्मीकि। ये फिर संस्कृत में लिखने का काम किसने किया है, तो संस्कृत में लिखने का काम किसने किया है, वाल्मीकि ने किया है। ठीक है, आते हैं अपने प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, छंदों का शास्त्रीय ग्रंथ कौन सा है। अभी आपको बताया है छंदों का शास्त्रीय ग्रंथ कौन सा है, छंदों का शास्त्रीय ग्रंथ छंद शास्त्र है, नाट्य शास्त्र नहीं है, काव्य धारा नहीं है, व्याकरण नहीं है, क्या है, छंद शास्त्र जो है छंदों का शास्त्रीय ग्रंथ है। ठीक है, और किसमें है, ऋग्वेद में इसका वर्णन किसमें लिखा गया है, संस्कृत में लिखा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, जिसमें मात्राओं का नियम होता है वह छंद होता है। अभी आपको बताया जो हम मात्रा के आधार पर ज्ञात करते हैं वो हमारे मात्रिक छंद होते हैं, वार्णिक होते हैं, मुक्तक होते हैं, गेय होते हैं। ठीक है, तो गेय नहीं होते हैं, ना ही मुक्तक होते हैं। ठीक है, मात्रिक, मात्रा, माँ से मात्रिक, माँ से मात्रा निकल रही है तो हमारे कैसे होते हैं, वो हमारे मात्रिक होते हैं। कैसे होते हैं, वो हमारे मात्रिक छंद होते हैं। अगला प्रश्न है, चौपाई छंद में कुल कितनी मात्राएं होती हैं। बहुत बढ़िया प्रश्न है, चौपाई छंद में कुल कितनी मात्राएं हैं। पहली बात आपको पता होनी चाहिए चौपाई कैसा छंद है, अर्धमात्रिक है, सममात्रिक है। अभी आपको बताया है कि चौपाई हमारा कैसा है, चौपाई हमारा सममात्रिक छंद है। कैसा है, सममात्रिक है। और सममात्रिक छंद में क्या होता है, सममात्रिक के छंद के प्रत्येक चरण में कितनी कितनी समान मात्राएं होती हैं, और इसमें कितने चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं। और 4 चरण अगर होते हैं तो चौपाई, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, 16 मात्राएं होती हैं। तो 16 और उनको 4 कर लेंगे, कितनी हो जाएंगी, 64 मात्राएं। यानी चौपाई में टोटल कितने, 4 चरण होते हैं, 16 चौको 64, यानी चौपाई में कुल कितनी मात्रा होती है, चौपाई में हमारी 64 मात्राएं होती है। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न है, वर्णों की गणना पर आधारित छंद को क्या कहते हैं। अभी आपको बताया जो मात्रा पर आधारित होते हैं वो क्या होते हैं, मात्रिक होते हैं। जो वर्ण पे आधारित होते हैं वो वार्णिक होते हैं। जो न मात्रा पे होते हैं न वर्ण पे होते हैं वो कैसे होते हैं, मुक्तक होते हैं। ठीक है, लोक है नहीं, मुक्तक है नहीं, ठीक है, मात्रिक है नहीं, तो हमारा बच्चा एक ऑप्शन कौन सा, वार्णिक। कैसा है, वो हमारा वार्णिक छंद होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वार्णिक छंद है, निम्न में से कौन सा वार्णिक छंद है, बताइए। वार्णिक छंद की बात कैसे पहचानेंगे, वार्णिक छंद कौन सा है। ठीक है, दोहा है, चौपाई है, सवैया है, सोरठा है। ठीक है, दोहा और ये हमारे सोरठा क्या हो गए, ये हमारे अर्धमात्रिक है। कैसे, अर्धमात्रिक। दोहा का उल्टा सोरठा और सोरठा का उल्टा दोहा होता है। ठीक है,
क्या है, हमारे अर्धमात्रिक है। पेपर में आपसे पूछता है कि दोहा का उल्टा कौन है और सोठा का उल्टा कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पे आया चौपाई कैसा है हमारा, सममात्रिक है। क्या है, सममात्रिक है। इसके पहले तीसरे चरण में 13 मात्राएं, दूसरे चौथे चरण में 11 मात्राएं, इसके 11 मात्राएं और 13 मात्राएं। सोठा, सोठा में क्या होता है, दोहा का उल्टा होता है। चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं। सवैया, सवैया कैसा छंद है, सवैया हमारा वार्णिक छंद है। कैसा छंद है, वार्णिक छंद। ऐसा है, वार्णिक छंद है। अगला है सोठा छंद, किसका उल्टा होता है। देखिए अभी आपको बताया हमने, पूरा जब बता रहे थे कि इसका उल्टा क्या होता है, वही आपसे पेपर में पूछा गया है कि सोठा छंद किसका उल्टा है। चौपाई का उल्टा है, नहीं। दोहा का उल्टा है, यस। किसका उल्टा है, दोहा का उल्टा है। किसका है, दोहा का। इसका है नहीं। रोला के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं, 24 मात्राएं। ठीक है, वर्णिक और सवैया में क्या करते हैं हम लोग, वर्ण गिनते हैं। वर्ण गिन के हम लोग सवैया का निर्धारण करते हैं। मुक्तक छंद में किसका अभाव होता है, बताइए। मुक्तक छंद में किसका अभाव होता है, बहुत अच्छा प्रश्न है। बताइए मुक्तक छंद में किसका अभाव होता है, भाव का, रस का या नियम का, किसका अभाव होता है। ठीक है, बताइए इसमें क्या होता है, क्या भाव रस हो सकता है, भाषा हो सकती है, इनमें से कुछ भी नहीं हो सकता है। बताइए किसका भाव होता है। ठीक है, तो ना तो भाव का भाव होता है, न ही रस का भाव होता है, और न ही नियम का भाव होता है, कि भाषा का भाव होता है। तो भाव किसका होता है, भाव हमारा नियम का होता है। ठीक है, मुक्तक छंद में किसका भाव होता है, नियम का भाव होता है। अगला प्रश्न है, छंद शास्त्र का संबंध किससे है। छंद शास्त्र का संबंध किससे है, व्याकरण से है, काव्य से है, गद्य से है, नाटक से है। बताइए किससे है, छंद शास्त्र का संबंध किससे है। अभी बताया आपको छंद के बारे में, छंद के बारे में पूरे डिटेल से बातें बताई हैं। तो आप बताइए छंद का संबंध किससे हो सकता है, छंद शास्त्र का बताइए किससे हो सकता है। ठीक है, तो छंद शास्त्र का संबंध हमारा किससे है, व्याकरण से है, नहीं। क्या हम लोग व्याकरण पढ़ते हैं, नहीं। गद्य से है, नहीं। नाटक से है, नहीं। बचा कौन सा, काव्य। हमारा छंद का संबंध किससे है, छंद का संबंध हमारा काव्य से है। अगला प्रश्न है, छंद का मुख्य आधार क्या है। छंद का मुख्य आधार क्या है, अलंकार है, नहीं। वर्ण है, शब्द है, नहीं। अगला क्या है, मात्रा। छंद का मुख्य आधार क्या है, मात्रा, क्योंकि हम लोग मात्रा के आधार पर ही छंद का निर्धारण करते हैं। है, अगला प्रश्न है, दोहा के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं। दोहा के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं। चरण अभी आपको बताया, जैसे पहला चरण, कॉमा, दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण, यानी ये हमारा हो गया सम विषम चरण, ये सम चरण, ये विषम चरण, ये हमारा सम चरण हो गया। ठीक है, तो दोहा के विषम चरणों में जो है कितनी कितनी मात्रा होती है, 13 मात्रा होती है। और सम चरणों में कितनी कितनी मात्रा होती है, में 11 मात्रा। बात समझ में आई, कितनी कितनी मात्रा होती है, 13 और 11। ये किसका उदाहरण है, ये हमारा सोरठा का उदाहरण है। क्या है, सोरठा का उदाहरण है। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न है, चौपाई छंद का प्रयोग मुख्यतः किस ग्रंथ में है। रामचरितमानस में है, सूरसागर में है, बिहारी सस्सई में है, कवितावली में है। बताइए किसमें है, बताइए किसमें है हमारा चौपाई, किसमें है, किससे संबंधित है चौपाई, किससे संबंधित है बताइए। ठीक है, तो चौपाई हमारा सूरसागर से है, नहीं है। बिहारी सस्सई से है, नहीं है। कवितावली से है, नहीं है। बचा कौन सा, रामचरितमानस। किससे है, रामचरितमानस से। रामचरितमानस किसकी रचना है, तुलसीदास जी की रचना है। किस भाषा में है, अवधी भाषा में है। संस्कृत में है, किसमें है, संस्कृत में लिखी गई रामचरितमानस। ठीक है, रामायण किसमें है। ठीक है, अब ये आपको पता है, रामायण एक आपसे पेपर में पूछता है, रामायण इसमें कितने खंड हैं, कौन कौन से खंड हुए हैं। ठीक है, जैसे अयोध्या कांड,
ठीक है। किष्किंधा कांड, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके 7 चरण हैं। कितने हैं? 7। ठीक है, 7 चरण हैं। कौन कौन से हैं? सबसे पहले हमारा कौन सा हुआ था? बालखंड हुआ था, बालखंड। बालखंड के बाद क्या हुआ था? अयोध्या। ठीक है, क्योंकि बालक बालक क्यों हुए? बड़े हुए थे। फिर अयोध्या के बाद क्या हुआ था? अयोध्या के बाद उनको क्या हुआ था? अयोध्या के बाद अरण्यकांड हुआ था। कहाँ गए थे? जंगल में गए थे। अरण्य के बाद क्या हुआ था? किष्किंधा कांड। क्या हुआ था? किष्किंधा। ठीक है, किष्किंधा के बाद क्या हुआ था? बताइए। सुंदरकांड। क्या हुआ था? सुंदरकांड। सुंदर के बाद क्या हुआ था? क्या हुआ था बताइए। सुंदर के बाद क्या हुआ था? सुंदरकांड के बाद ये क्या हुए थे? कहाँ पहुंच गए थे वो लोग? श्रीलंका पहुंच गए थे। नहीं, लंकापति रावण के बाद पहुंच गए थे। तो कैसा हुआ था? लंका। क्या हुआ था? लंका कांड। क्या हुआ था? लंका कांड। अब कौन सा बच्चा आपके पास? एक बचा उत्तरखंड। बचा उत्तरखंड। लास्ट में क्या होता है? उत्तरखंड। ठीक है, तो ये चरण आपको पता होने चाहिए। पहला, दूसरा, तीसरा किस क्रम में आते हैं, क्रम आपसे पूछता है। अगला प्रश्न है, गुरु मात्रा का मान कितना होता है? ठीक है, आपके में क्या था? लघु मात्राएं। आपने पढ़ी होंगी लघु मात्राएं और गुरु मात्राएं। ठीक है, लघु मात्राएं क्या होती हैं? जो हमारे छोटे वर्ण होते हैं, ह्रास्व वर्ण होते हैं, जैसे आ, ई, उ और री। ये सब क्या होते हैं? ह्रास्व वर्ण होते हैं। इनकी हमेशा कितनी मात्रा होती है? इनकी हमेशा एक मात्रा होती है। गुरु माने क्या आते हैं? बड़ा, बड़ी ई, बड़ा ऊ। ये हमारे गुरु होते हैं और इनकी हमेशा कितनी मात्राएं होती हैं? 2 मात्राएं। ऐसे 2 मात्राएं लगाते हैं। ठीक है, कितनी मात्राएं होती है? 2 मात्राएं। इनकी कितनी मात्राएं? गुरु की 2 मात्राएं होती हैं। ठीक है, तो संतर में क्या हो जाएगा? गुरु मात्राएं। आधे अक्षर की कोई मात्रा नहीं होती। आधे अक्षर की कोई मात्रा नहीं होती है। उड़ते वाले रा की मात्रा होती है। अंक की बिंदी की मात्रा होती है, मगर चंद बिंदु की कोई मात्रा नहीं होती है। ठीक है, इतनी बातें याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, छंद का दूसरा नाम क्या है? अलंकार नहीं, लय है। रस है, रस नहीं है। बचा 2, लय या तो छंद बंदोबस्त, बंदो छंदोबद्धता। ठीक है, तो लय भी नहीं है, हमारा क्या है? छंदोबद्धता जो है छंद का दूसरा नाम है। अगला प्रश्न है, छोटा छंद किस काव्यधारा में लोकप्रिय है? छोटा छंद किस काव्यधारा में लोकप्रिय है? ठीक है, बताइए। आदिकाल में है, भक्ति काल में है, या रीत काल में है? ठीक है, आदिकाल में नहीं है, ना तो भक्ति काल में है, ना ही आधुनिक काल में है। तो बच्चा कौन सा हमारे पास? रीत काल में जो है हमारा किसका है? सोठा छंद का काव्यधारा में लोकप्रिय है। ठीक है, अगला प्रश्न है, अंबर का समुच्चारित अर्थ है। समुच्चारित मतलब जिसमें समान उच्चारण होता है, समुच्चारित शब्द कहलाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग दीजिए। क्या होगा आंसर? आकाश होगा, वस्त्र होगा, आकाश होगा, वस्त्र होगा, क्या होगा बताइए? क्या हो जाएगा आंसर? बताइए क्या हो जाएगा? आकाश, वस्त्र, आकाश और वस्त्र, या पृथ्वी? ठीक है, पृथ्वी है नहीं। बचा है तो आकाश। अंबर का मतलब आकाश भी होता है, अंबर का मतलब वस्त्र भी होता है। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा अंबर और वस्त्र। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न है, आकाश का विलोम है। फिर से आकाश के बारे में पूछ लिया गया है। आकाश का विलोम है, क्या पाताल, धरती, भूमि, क्या तीनों चीजें हैं? नहीं। क्या होगा तो ये आंसर इसमें से? आकाश का उल्टा क्या हो गया? धरती होगा, भूमि होगा, पाताल होगा, या सभी होगा? ये आकाश का विलोम क्या होगा? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। आप इसका आंसर दे सकते हैं, दीजिए आंसर। ये आकाश का विलोम क्या होगा? पाताल, धरती। ठीक है, आकाश का मतलब क्या होता है? आकाश का मतलब पाताल होता है। ठीक है, बताइए आंसर दीजिए।
बताइए, आकाश का विकल्प क्या हो जाएगा? पाताल। क्या हो जाएगा? पाताल। ठीक है, अगला प्रश्न है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। बताइए, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण वाक्य है वह बहुत थक गया है, वह अभी अभी गया है, वह अंदर बैठा है, वह भली भांति नाच रहा है। ठीक है, तो आपसे पूछा है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। क्या पूछ रहा है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। यहाँ पे परिमाण के बारे में बात कर रहा होगा, नापतोल संबंधी बात कर रहा होगा। ठीक है, तो किसमें नापतोल संबंधी? अभी अभी गया है इसमें कर रहा है, या वह अंदर बैठा है, तो यहाँ पे अंदर बैठा है नहीं, स्थान के बारे में, स्थानवाचक के बारे में बात कर रहा है। वह भली भांति नाच रहा है। ठीक है, तो ये अब भली भांति, तो ये भी नहीं होगा। बचा क्या हमारे पास? वह बहुत थक गया है। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? वह बहुत थक गया है, जो है क्या हो जाएगा? हमारा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। बहुत थक गया, यानी नापतोल के बारे में उसकी परिमाण बता रहा है, इसलिए ये आंसर हो जाएगा। नाक में दम करना मुहावरे का अर्थ है परेशान करना, अपमान करना, क्रोधित करना, डराना। क्या नाक में दम करने का मतलब डराना होता है? नहीं। क्रोधित करना होता है? नहीं होता है। अपमान करना होता है? नहीं होता है। क्या करना? नाक में दम करने का मतलब परेशान करना। किसी की नाक में दम करने का होता है परेशान करना होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है नदी बह रही में कौन सा काल है? वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। पूर्ण लिखा है, पूर्ण क्या है? पूर्ण वर्तमान ने पूछा है? नहीं। पूर्ण भविष्य पूछ रहा है? नहीं। पूर्ण क्या पूछ रहा है? भूत पूछ रहा है। तो हमें इन तीनों से आंसर देना, पूर्ण के बारे में बात ही नहीं कर रहा है। ठीक है, नदी बह रही है, रहा है, रही है, रहे, हाँ है लग जाता है, तुम्हारा वर्तमान में जाता है। ठीक है, तुम्हारा कैसा हो जाएगा? वर्तमान। क्रिया क्या हो रही है? चल रही है। क्रिया चल रही है, तो कैसी होगी? हमारी वर्तमान हो जाएगी। अगला है धीरे धीरे शब्द का भेद है। कई बार बता चुके हैं, धीरे धीरे शब्द का भेद है अव्यय है, संज्ञा है, विशेषण है, क्रिया है। बताइए, आंसर दीजिए इसका। ठीक है ठीक है, धीरे धीरे शब्द क्या है? अव्यय है, संज्ञा है, विशेषण है, क्रिया है। ठीक है, तो धीरे धीरे हमारा संज्ञा है? नहीं, क्योंकि धीरे धीरे क्या होती है? किसी वस्तु स्थान की हमको संज्ञा कहते हैं। विशेषण का जो किसी की विशेषता बताते हैं। क्या धीरे धीरे किसी की विशेषता बताते हैं? नहीं बताते हैं। क्रिया, क्या ये क्रिया है? क्या ये क्रिया कोई काम करने का काम कर रहा है? नहीं कर रहा है। बच्चा क्या? अव्यय है। धीरे धीरे क्या है? हमारा अव्यय है। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में होता है? विज्ञान के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में? बताइए। ठीक है, तो हमारा ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है किसमें दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। किसमें देता है? साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला प्रश्न है अंधा युग के लेखक कौन सा पुरस्कार मिला? अंधा युग के लेखक को कौन सा पुरस्कार मिला? बताइए। ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य पुरस्कार, व्यास सम्मान, कोई नहीं। पूछा हुआ प्रश्न है, बताइए। तो आप दीजिए इसका। बहुत बढ़िया प्रश्न है आपके पास। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा हमारा? ठीक है, तो अंधा युग के लेखक को कोई भी पुरस्कार नहीं दिया गया है। ठीक है, कोई भी पुरस्कार नहीं दिया। अच्छा, ये अंधा युग जो है किसकी रचना है? ठीक है, अंधा युग जो है वो किसकी रचना है, ये भी बता दीजिए। अगर आप यही बता रहे तो यही बता दीजिए अंधा युग किसकी रचना है। पुरस्कार तो शायद खैर कोई नहीं दिया गया है, मगर ये रचना है किसकी, बताइए। पढ़ा होगा आपने बहुत बार। अंधा युग किसकी रचना है? क्या ये धर्म भारती की है, प्रेमचंद की है, किसकी है? बताइए, आंसर कीजिए। किसकी रचना है ये? ठीक है, किसकी है ये? अंधा युग किसकी रचना है बताइए। अंधा युग जो है डॉक्टर धर्मवीर भारती की रचना है। ये डॉक्टर धर्मवीर भारती की रचना है। याद रहेगा? याद रहना चाहिए। ठीक है, किसकी रचना है? धर्मवीर भारती की रचना है। ठीक है, तो ये थे हमारे 25 क्वेश्चन, जिसमें हम लोगों ने आज छंद के बारे में पढ़ा और समझा। ठीक है, तो अच्छे से आप पढ़िए, तैयारी कीजिए।
यूपी वीएसआई का एग्जाम नज़दीक ही है, आपका आने वाला है जल्दी, मार्च में उम्मीद होने की। गवर्नमेंट का तो यही है कि मार्च में कराना है, अब क्या होता है आगे का पता नहीं, मगर अपनी तैयारी आप जोरदार करते रहिए। ठीक है, नमस्कार दोस्तों, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।